सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने उन्होंने मंच पे बुलाया, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब आइए। उस समय बिजली की किल्लत होती थी, बिजली के कनेक्शन भर रहे थे, तो उन्होंने जो एनर्जी सेक्रेटरी था उनको बुलाया कि ये है मिस्टर एनर्जी सेक्रेटरी, और आप अपना नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, और उन्होंने माइक से नंबर बुलवाया। फिर शिक्षा सचिव जो थे उनको बुलवाया, जो रूरल डेवलपमेंट के थे। करीब करीब दर्जन भर अधिकारियों को उन्होंने बुलाया मंच पे और कहा कि सब आप सब इनके नंबर नोट करें, और अगर कुछ भी कोई रिश्वत मांगता है, कुछ भी होता है, तो आप इनको सीधे कॉल करें। नीतीश कुमार के हाथ में ही सत्ता की चाबी होगी, जो मैं अभी देख रहा हूँ 6 महीने के बाद। तो राष्ट्रीय जनता दल भी कोशिश कर रहा है, उसके जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, तेजस्वी यादव, वो भी घूम रहे हैं, पूरे बिहार में जा रहे हैं। एक बड़ा दायरा जिसके साथ जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फायदा एनडीए को मिल सकता है। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। और बिहार से मिथिलेश जी भी हमारे साथ है। सर, आपका भी खूब स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार। आज हम बात कर रहे हैं सर, आप रांची आए हुए हैं, तो नीतीश की यात्राएं जो आपने किताब लिखी है उस पर पहला सवाल सर यही होगा कि पहले तो आप ये बताइए कि इस किताब को लिखने का विचार आपको कहाँ से आया। देखिए, नीतीश कुमार संभवतः देश के, बिहार के तो हैं ही वो इकलौते, देश के ऐसे इकलौते नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में करीब 14 यात्राएं की हैं। ये यात्रा अभी जो हुआ प्रगति यात्रा, उसको ऐड करें तो वो 15वीं यात्रा है। जी सर। तो उनके यात्राओं का मैं करीब करीब हर एक यात्रा में मैं उनके साथ रहा, उनको कवर किया। प्रभात खबर की ओर से मैं गया उनको कवर करने के लिए, और कई सारी चीज़ें मैंने देखा कि वो किस तरह पब्लिक से बात करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, और उसका शासन प्रशासन में कैसा फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एक यादगार पल था, जिसको मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में मैंने एक तैयार किया कि ये आने वाले लोगों के लिए, जो कोई बिहार पे रिसर्च करेंगे या कोई जानना चाहेगा कि कौन यात्रा, किस राजनेता ने यात्रा की, मतलब आपने भविष्य को लेकर कि लोग जब नीतीश के बारे में जानना चाहें तो इस किताब को हाँ, पढ़ तो सकते उसको हैं। मैंने डॉक्यूमेंटेशन एक किया है किताब के रूप में। सर, इस किताब को लिखने में कितना समय लगा आपको, किस तरह से आप पूरा कंप्लीट अपने काम के साथ, क्योंकि हम लोग का काम तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही, तो उसके साथ आप कैसे मैनेज कर पाए। वो बड़ा ही टफ है, लेकिन करना था, चूंकि करना था। जैसे हम लोग का काम होता है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तो बीच में जो टाइम मिला ब्रेक में, या फिर रात में जब हम घर लौटते थे, तो खाना पीना खाने के बाद जो सुबह के 3 बजे तक मेरे पास टाइम होता था, उस टाइम में मैं कंपोज करता था। और कई सारी चीज़ें मेरी लिखी हुई थी पहले से, तो उन सबको पहले मैंने एकत्र किया। फिर कई रात में डेली वो सिटिंग होता था, वो करीब 2 से 3 घंटे का, और लैपटॉप में मैं उसको कंपोज करता था। कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो वो मैंने सूचना जनसंपर्क विभाग के का जो साइट है और उसका जो वीडियो सेक्शन है, उससे भी मैंने उससे थोड़ा सा लिया उससे, लेकिन कमोबेश मेरे जहन में सारी चीज़ें थी। जैसे जैसे मैं यात्रा को याद करते गया, वो सारी चीज़ें मेरे पास आती गई। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन वो करीब 2 साल मुझे लगे इस पूरे। और अभी जैसे चुनाव नजदीक है, तो वो किताब काफी मतलब वायरल हो रहा है, कह सकते हैं कि लोग मतलब पढ़ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश जी की यात्रा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं बिहार चुनाव कवर करने के लिए, तो उस किताब को पढ़ रहे हैं, मतलब नीतीश के बारे में जानने के लिए। जी बिल्कुल। नीतीश की कहानी भी शुरू होती है पॉलिटिकल, मतलब है तो वो बहुत पुराने लीडर, लेकिन बिहार में जो उन्होंने सत्ता संभाली 2005 में, उसके पहले 2-3 महीना पहले उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की थी, तो वहीं से कहानी शुरू होती है यात्रा की। सवाल होगा कि आपने अपने पत्रकारिता के करियर में सत्ता शीर्ष पर बैठे कई लोगों को कवर किया है, पर सीएम नीतीश कुमार की खासियत क्या है। कई मायने में खासियत है नीतीश कुमार की। जैसे हम लोगों ने लालू प्रसाद जी को भी देखा है, राबड़ी देवी को भी देखा है, और भी जो स्टॉलवर्ट बिहार के पॉलिटिक्स में रहे, रामविलास पासवान वगैरह, इनमें कई चीज़ खासियत है कि वो एक सिस्टम इनके साथ काम करता है। आप अगर उनसे मिलने की कोशिश करें या मिलना चाहें आप, तो एक उनके यहाँ ऑफिस है बजाबता, आप उसमें फ़ोन करके मैसेज भेजिए, वो आपको जब उनको समय मिला आपको कॉल करेंगे। प्रशासनिक चीज़ों में भी कई चीज़ों को मैंने देखा कि कंटिन्यू वो 8 से 9 घंटा कंटिन्यू मीटिंग करने वाले लीडर्स हैं। कोई बीच में उठना भी नहीं है उनको 2 मिनट के लिए, लेकिन वो कंटिन्यू पॉलिटिकल चीज़ों को, तो हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने एक नया आयाम, एक बिहार में एक एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज़ अनहोनी नहीं हो सकती है। अगर आप चाहें तो पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर चाहे शीर्ष लीडरशिप, तो कोई भी चीज़ डेवलपमेंट का, आप यहाँ से आप बिहार जाएं, बिहार की सड़कों पे चलें, अस्पताल में जाएं,
स्कूल में जाएं, वो सब चीज़ आपको दिखेगा कि मतलब उन्होंने आज कैसे किया इतना है। उम्र इतनी उम्र होने के बाद भी वो मतलब उसी तरह जोश में आज भी काम कर रहे हैं। 74 ईयर्स उन्होंने पार किया। अभी जी। 1 मार्च को उन्होंने उनका बर्थडे जन्मदिन था, हाँ। जन्मदिन था। हुँ, तो इस जनवरी से उन्होंने 13 दिसंबर से उन्होंने प्रगति यात्रा शुरू की हाँ। और कमोबेश सभी जिले में गए वो। हुँ, अपनी यात्राएँ की, लोगों से बातचीत की, अधिकारियों के साथ समीक्षा किया। जी। तो पूरी तरह एनर्जेटिक, ऐसा नहीं है कि वो अब उम्र के ढलान पे हैं। पर हुँ, उम्र तो हो ही चली है, एक उम्र हाँ। है, लेकिन एनर्जेटिक फिर अभी भी भी उनमें काफ़ी मैनेज कर रहे काफ़ी हैं। जी। मेहनत कर रहे हैं। सर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति में दखल रखते हैं। जातीय समीकरण को भी उन्होंने साध लिया है, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? आप क्या कुछ इस पर कहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे वो उन्होंने यात्राएँ की, तो वो सारी चीज़ें उनकी यात्रा में छिपी हुई है। जैसे आप हम 1-2 चीज़ आपको एग्ज़ाम्पल बताएँ कि जैसे उन्होंने न्याय यात्रा की, जी। तो उस समय में वो कहते थे और था भी कि बिहार की सड़कें किलोमीटर से नहीं नापी जाती है, हुँ, घंटे से नापी जाती है। जी। मतलब आप अगर पटना से अगर छपरा जाएँ, तो वो किलोमीटर है करीब 100 या 150 किलोमीटर, 100 हुँ, किलोमीटर। हुँ, तो 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में नहीं तय कर पाएँगे। जी। वो आपको घंटा देखना होगा कि सड़कें इतनी खराब थी, तो वो हुँ, सब चीज़ों को उन्होंने आत्मसात किया, देखा। इसी तरह दूसरी यात्राएँ जो हुई, हुँ, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से किन-किन सेक्टर में काम करना है, दिव्यांगों के लिए, हुँ। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। वो सारा खाका उनके दिमाग में था, तो वो उसको आप सामाजिक समीकरण जैसे सरकार बनी और अगले साल उन्होंने महिलाओं के लिए 50% हुँ। आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में की। मतलब तो हमेशा वो एक्टिव रहे हैं। एक्टिव रहे और चीज़ों हुँ, को देखा कि लोग क्या चाहते हैं, क्या जी, ज़रूरत है शासन प्रशासन से, जो बिल्कुल। पटना में बैठ के हम नहीं देख सकते हैं, हम हुँ, रियलिटी हम देखेंगे सरजमीन पे। जी, तो वो बिल्कुल। उन्होंने देखा, उससे सामाजिक समीकरण भी बने और लोगों में जो एक उम्मीद जगी थी, नीतीश को एक ऐसा बताएं कि उनको लोग उम्मीदों के नेता के रूप में भी देख रहे थे। बिल्कुल, तो वो उम्मीद जगी, तो उससे कारवां बनता गया और ये समीकरण भी संभव तैयार हो होता पाया। गया। उनकी यात्राओं में आप साथ रहे हैं, किताब लिखी आपने, मैंने भी पढ़ा। तो ऐसे कुछ यादगार पल जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक यात्रा थी उनकी सेवा यात्रा। सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने चंपारण के किसी गांव में थे वो, हुँ, मोतिहारी के किसी गांव में थे। तो उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों से वो पहले जनता दरबार करते थे, लोगों से मिलते थे, समस्याएं आती थी, तो हुँ, कुछ समस्याएं उन्होंने देखा, पढ़ा। फिर वो मंच पे उनके साथ अधिकारियों की एक टीम भी होती थी, जी, तो उन्होंने मंच पे बुलाया सबसे पहले, चीफ सेक्रेटरी साहब आइए। हुँ, उस समय बिजली की किल्लत होती थी, बिजली के कनेक्शन भर रहे थे, तो उन्होंने जो एनर्जी सेक्रेटरी था उनको बुलाया कि ये है मिस्टर एनर्जी सेक्रेटरी, और आप अपना नंबर बताइए मोबाइल पे, मोबाइल नंबर हुँ, बताइए, और उन्होंने माइक से नंबर बुलवाया। हुँ, फिर शिक्षा सचिव जो थे उनको बुलवाया, जो रूरल डेवलपमेंट के थे, करीब करीब दर्जन भर अधिकारियों को उन्होंने बुलाया मंच पे और कहा कि सब आप सब इनके नंबर नोट करें, और अगर कुछ भी कोई रिश्वत मांगता है, कुछ भी होता है, तो आप इनको सीधे कॉल करें। और हुँ, ये आप अधिकारी को उन्होंने कहा कि आप देखिए, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, जो दलाल का काम करता है, वो कैसे जनता को ठग रहा है, और आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हुँ, एक बड़ा एक मैसेज गया कि लोगों में कि आप अधिकारी को भी आप फ़ोन कर सकते हैं, रिंग हुँ। कर सकते हैं, उनको बता सकते जनता हैं। के बीच तो रहे। ये एक बड़ी बात। सर नीतीश कुमार की यात्राओं का जो है वो उनके पॉलिटिकल करियर में कितना महत्व है, कितना प्रभाव पड़ रहा है उससे? नीतीश कुमार किसी पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर उन्होंने यात्रा नहीं की थी। हुँ, न्याय यात्रा की जैसे बात मैंने आपको बताई, तो हुँ, जी, न्याय यात्रा में था कि बिहार में एक सरकार बनते-बनते बंद हो गई थी, जी, नहीं बनी थी। प्रेसिडेंट रूल हो गया, आधी रात में हुँ, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हुँ, जबकि संख्या बल अगर समय मिलता तो ये सरकार बन सकती थी एनडीए की। जी, तो उसको लेकर उन्होंने यात्रा, न्याय माँगने के लिए लोगों के पास गए। हुँ, उसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक लोगों के सामने रखा कि भाई देखिए, सरकार एक आधी रात में आपके इन लोगों के चलते, यूपीए की सरकार थी उस समय में, उनके हुँ, चलते फिर दोबारा इलेक्शन थोपा गया। जी, तो उसको आप पॉलिटिकल कह सकते हैं। बाकी उन्होंने शासन प्रशासन के चीज़ के रूप में ही देखा। 1-2 यात्राएँ बाद में ऐसी भी हुई जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, तो उस समय भी उन्होंने अपनी बात रखी हुँ, कि जो घोषणाएँ हुई है केंद्र सरकार ने की है, उसका ज़मीन पे दिखना चाहिए, जी। बिहार का हक मिलना चाहिए। तो कमोबेश आप पॉलिटिकल आप ऐसा एम्बिशन लेके उन्होंने नहीं किया, लेकिन शासन प्रशासन से जुड़ने और जो चीज़ें पटना तक नहीं पहुंच पा रही थी, हुँ। उन चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने अपनी यात्राएँ की। बिहार की राजनीति को आप नज़दीक से देख रहे हैं, तो ऐसी यात्रा प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर कितने सफल हो पाएँगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई है, तो जी, वो उनका अभी वो संघर्ष अभी शुरू हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव के समय भी वो उनकी यात्रा चल रही थी।
लेकिन उनकी जो पहला कदम आप कहें तो जो पटना में बिहार में बाई इलेक्शन हुआ उसमें उनका हुआ 4 सीटों पे, उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया, लेकिन जो नतीजे आए वो उनके पक्ष में नहीं थे। तो उस यात्रा का क्या प्रतिफल होगा वो तो अब जो अगले 7 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें दिखेगा। लेकिन उनकी यात्रा, प्रशांत किशोर की यात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रशांत किशोर अभी स्ट्रगलर हैं, अभी वो जनता के बीच जा रहे हैं, लोग हालांकि उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन सुनना और जाकर वोट देना वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सर, नीतीश कुमार पर हर बार आरोप लगता है कि वो सत्ता के लिए अपनी गठबंधन की प्रतिबद्धता को छोड़कर कभी भी किसी से हाथ मिला लेते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में जो कोई शासन या प्रशासन कोई एक दिनों की बात तो होती नहीं है। अगर आप शासन में अगर आपको समय मिलेगा तभी आप जो आपके मन में जो लोगों के लिए काम करने का, सेवा का करना है, तो वो तभी आ पाएगा। तो एक कंपल्सन भी हो सकता है, और ये तो फैक्ट है कि उन्होंने 2 बार खुद वो अपनी सभाओं में, यहाँ के विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि अब गलती नहीं होगी, मैंने 2 बार गलती की है। तो वो पॉलिटिकल कंपल्सन के रूप में आप देख सकती हैं कि जिस समय बात नहीं बन रही है, काम आगे बहुत करना है, तो कौन सा गठबंधन है जो मेरी बातों को रखे। तो ये आप इस रूप में उनके गठबंधन को ये पाला बदलने के रूप में आप देख सकती हैं। अंतिम सवाल होगा कि आप काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, पॉलिटिकल पत्रकारिता कर रहे हैं आप, तो आपके अनुभव से आने वाला समय, मतलब आने वाला सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथों में होगी? क्या नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ और? मतलब आप अपने अनुभव से थोड़ा बताइए दर्शकों को। डेफिनेटली नीतीश कुमार के हाथ में ही सत्ता की चाबी होगी। जो मैं अभी देख रहा हूँ, 6 महीने के बाद अनाउंसमेंट होगा और 7वें महीने में, 8वें महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें जो अभी जो सिनेरियो है उसमें बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल भी कोशिश कर रहा है, उसके जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, तेजस्वी यादव, वो भी घूम रहे हैं, पूरे बिहार में जा रहे हैं। लेकिन जो एक वोट का पैमाना होगा, एक बड़ा दायरा जिसके साथ जुड़ेगा वोट का, सामाजिक समीकरण का, सरकार उसकी बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है और दोनों मिलकर चुनाव मैदान में जाते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसका वो फायदा एनडीए को मिल सकता है। लेकिन वो चुनाव है, अब पब्लिक क्या सोचती है, जनता मालिक है, जनता क्या देखती है, क्या फैसला करेगी, वो तो जनता के हाथों में है। लेकिन मुझे एक सीन दिखता है कि नीतीश कुमार फिर भी, सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के ही हाथों में होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमने इस पूरे वीडियो में बातचीत की बिहार के राजनीति के बारे में, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।